मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड। एंड हमारा जो फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका आज हमने लास्ट मेजर टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने पोटेंशियल किया था। आई होप कि आप सभी को वो क्लियर हो चुका होगा। आज हम कैपेसिटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटेंस को समझाने से पहले मैं एक बिल्कुल कॉमन सा वर्ड आपको बताता हूँ, कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आपने काफी कुछ सुना भी होगा। अगर नहीं सुना है तो आपने एक वर्ड कंडेंसर जरूर सुना होगा, क्योंकि हमारे आसपास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें ये बहुत यूज होता है। और जो इसका जो एक्चुअल नेम है दैट इज कैपेसिटर। लेकिन जो यहाँ हमारे आसपास जो मैकेनिक्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो इसको कंडेंसर बोलते हैं। आपने सुना होगा जो सीलिंग फैन होते हैं, सीलिंग फैन में कंडेंसर इतने फैरेड का लगे, इतने माइक्रो फैरेड का लगे, ऐसे बोलते हैं। वो खराब हो जाता है तो उसके बिना फैन चलता नहीं है, स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो ऐसा ही जो डिवाइस है उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। इसमें क्या रहेगा कि ए डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर इज ए डिवाइस। वो एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब चार्ज की बात आई है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो डिवाइस जो है वो क्या होगी। वो कोई भी मेटल की या कंडक्टर जो होगा, वो कोई ना कोई कंडक्टर होगा जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ चार्ज जो है वो पुट कर सकते हैं, उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं कुछ टाइम तक। और जब हमें नीड होगी तब हम वहां से जो चार्ज है वो यूज कर सकते हैं लेके। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जैसे जनरली क्या दिखाया जाता है, जनरली हम दिखाते हैं कि कोई भी दो हमने ऑब्जेक्ट ले लिए या दो कंडक्टर ले लिए, ये ए है, ये बी है। इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, यहाँ पर है प्लस माइनस क्यू। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमने चार्ज इन पर दिया है, इनको दिया है, वो माना जाएगा कि वो इनके ऊपर स्टोर हो गया और इनके बीच में क्या सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है। अगर दो सिंपल प्लेट्स लगा दी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम एक कैपेसिटर बोलेंगे। कैपेसिटर काफी तरह के होते हैं, कुछ के बारे में हमने पढ़ना भी है। तो इनको हम बोलेंगे कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, इनको चार्ज दिया है, तो चार्ज देके इनके ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अगर हमने इसको अपने, ये तो होगी बात कैपेसिटर की। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, जो आपने अपने डायग्राम्स में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने बनाने हैं वहां पर आप क्या यूज करोगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस तरह का जो इसका सिंबल होगा वो आपने यूज करना है। कहीं पर भी कैपेसिटर आपने दिखाना है तो आप इस तरह का कैपेसिटर दिखाओगे, दिस इज ए कैपेसिटर। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, कंडेंसर भी बोला जाता है। इसको कंडेंसर भी बोल देते हैं। जो फैन होते हैं हमारे, या जो सबमर्सिबल की मोटर्स होती है, उसमें भी आपने देखा होगा कुछ इस तरह की सिलेंड्रिकल डिवाइस लगी होती है, तो वो जो है वो कैपेसिटर्स ही होते हैं। अगर तो ये एक फिक्स कैपेसिटर है तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे रियोस्टेट होता है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट के अंदर हम अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो अगर कैपेसिटर की वैल्यू भी आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो इसको भी आप इस तरह से दिखाओगे, दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। जैसे रेजिस्टेंस है और रजिस्टर है। रजिस्टर इज अ डिवाइस, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, वो उसकी एबिलिटी है कि वो कितना अपोज कर सकता है। ऐसे ही कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है, कोई वो एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकती है। और जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस उसकी वो प्रॉपर्टी है, उसकी वो एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, दैट इज इट्स कैपेसिटेंस। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, मतलब उसकी पावर कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो क्या है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। कोई चार्ज के अंदर कितनी है, कोई जो कंडक्टर है उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करवा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका एक जनरल जो फॉर्मूला है
वो डिराइव करते हैं। अब उसको हम स्टार्ट करेंगे आपके 10th क्लास की नॉलेज से। आपने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पढ़ा हुआ ये। या इसको आपने कैसे लिख दिया था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओम्स लॉ में क्या होता था कि द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, I को चेंज कर देते हैं। अब I की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा होगा करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बोलते हो आप ऐसे। तो आपने क्या किया, इसकी जगह Q बाई T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, टाइम लिमिट्स में आपने कुछ किया है, करंट फ्लो करवाया है, तो इसका मतलब T को हमने कांस्टेंट कर दिया। तो अगर T कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, और वो क्या कहता है कि जितना आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। या डिफरेंस की बात अभी हम ना भी करें तो सिंपल हम बताएं कि उतना ही उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। या दूसरे लैंग्वेज में उल्टा करके इसको बताएं, किसी चार्ज का, किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो उतना ही इंक्रीज हो जाएगा जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। क्योंकि आपने सिंपली पढ़ा भी हुआ है कि जो V है, V का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/4πε0 Q/R। अगर इन सभी को हम कांस्टेंट कर देते हैं, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये तो निकल के आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और वो कांस्टेंट क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू C ऐड कर देते हैं यहाँ पर, मान लो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस। तो C को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी मटेरियल। सपोज दिस इज ए कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर की रोड है। फॉर एग्जांपल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मान लेते हैं कि एक कंडक्टर की रोड है कोई भी, इसके ऊपर हमने क्या किया, क्या वो चार्ज दे दिया। अब चार्ज इसको कुछ न कुछ दिया है तो इसके पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना पहुंच गया, V पहुंच गया। तो क्या वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, और क्या इज इक्वल टू CV। तो हम बोलेंगे कि जो इसकी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो कितनी है, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर, और C की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, Q बाई V के इक्वल। तो ये आ गया फॉर्मूला किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है, अब कैपेसिटेंस को भी मेजर किया जाता है, कैपेसिटेंस को मेजर किया जाता है किसमें, फैरेड में। इसको किसमें मेजर करेंगे, फैरेड में। फैरेड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल F से। ये ध्यान रखना है कि हमेशा इसको कैपिटल F से ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक तो यूनिट इसकी ऐसा यूनिट फैरेड हो गई। अगर और भी देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वो फैरेड जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एक यूनिट इसकी हो जाती है फैरेड, ये वाली। दूसरा एक और यूनिट की बात करें, यूनिट यहाँ से क्या निकल के आएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पर C जो है वो कूलम के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, नोट फॉर कैपेसिटेंस। एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो वोल्ट को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये कितना आ जाएगा, कूलम पर वोल्ट। कितनी इसकी जो यूनिट रहेगी वो हो जाएगी कूलम पर वोल्ट। ठीक है, और यहीं से ही हम 1 फैरेड की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बहुत आने वाले हैं। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन जो है वो आपको करके चलने होंगे सारे के सारे। तो अगर इसकी यूनिट बनानी हो हमने तो यहाँ पर लिख देते हैं, कूलम की जगह क्या आ जाएगा, फैरेड। ये फैरेड लिख दिया। ठीक है, और इसकी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पर लिख दिया कूलम डिवाइड बाय वोल्ट। ठीक है, सबके आगे 1 भी लगा दिया मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया जाए कितना, 1 कूलम चार्ज दे दिया जाए, और उससे उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए, 1 वोल्ट। इस कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दे दिया जिससे इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया 1 वोल्ट। तो इस कंडक्टर की जो एबिलिटी है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना बोला जाएगा, 1 फैरेड। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी
कि जो फैरेड है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है, इसलिए हम फैरेड नहीं यूज़ करते। हम क्या करते हैं, इसकी स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं। इसको किस में बना कर यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरेड में बनाकर यूज़ करते हैं। आप कहीं कभी भी देखना, जो फैन के कंडेंसर्स होते हैं जो सीलिंग फैंस में लगे होते हैं, वो हमेशा माइक्रो फैरेड्स में लिखा होता है उनके ऊपर, 3 माइक्रो फैरेड का, 3.5 माइक्रो फैरेड, 4 माइक्रो फैरेड, इस तरह से वो माइक्रो फैरेड में लिखे होते हैं। उनका रीज़न यही है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका रीज़न यही है कि ये जो फैरेड यूनिट है वो बहुत बड़ी है। वो उसका एक हम न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अगर हमने अपने डिवाइसेस यूज़ करने हैं तो उनमें जो कैपेसिटर्स होंगे वो माइक्रो फैरेड में यूज़ करना ही हमारे लिए सुटेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकल सकता है। तो अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात की जाए तो वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से ही निकल जाएगा। तो फॉर्मूला इसका क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। V का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो मैं वो लिख देता हूँ C इज इक्वल टू क्यू बाई V की जगह हो गया W डिवाइड बाय क्यू। क्यू ऊपर चला गया तो क्यू का हो गया स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्यू का फॉर्मूला क्या है, IT बन सकता है ना। तो C इज इक्वल टू क्यू की जगह आ गया I T का स्क्वायर डिवाइड बाय W वर्क। ठीक है, तो इनका हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला इनका अगर हम लिख देते हैं तो कितना आएगा, वो निकालो यहां से। क्योंकि I तो क्या है, I है करंट और ये है एक फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि डेराइव्ड यूनिट्स नहीं होंगी इसकी। तो इसका एक इंडिपेंडेंट डायमेंशन होगा और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, A से। जैसे मास को M से, लेंथ को L से और टाइम को T से, ऐसे ही करंट को A से। तो ये हो गया A, टाइम T के लिए हो गया कैपिटल T स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये कितना हो गया, A स्क्वायर T स्क्वायर और ये हो गया M-1L-2T-2। कंबाइन करके अगर इसको लिख देते हैं तो कितना आएगा, M-1L-2 T की तो पावर 0 ही होगी यहाँ से, और क्या बनेगा A स्क्वायर। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया। दूसरा, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया कि हमेशा दो आपके पास कंडक्टर होने चाहिए, उन दोनों में तभी आप चार्ज स्टोर कर सकते हो। जबकि ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसा इसलिए बनाते हैं कि ताकि इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ये भी हमने आगे पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल कंडक्टर है, जैसे सिर्फ हम इसी की बात करें, आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल कंडक्टर है, तो आप उसके अंदर भी चार्ज को स्टोर कर सकते हो। क्या मान के कि दूसरी जो प्लेट है, दूसरा जो ऐसा ही कंडक्टर है, वो इन्फिनिटी भी रखा हुआ है, मान लो उसको कि वो इन्फिनिटी भी रखा हुआ है, तो इसके अंदर भी कुछ चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। बट क्या रहेगा कि इसकी जो कैपेसिटी होगी वो बहुत कम होगी। अगर दूसरे इसके पास ऐसा ही इसका मटेरियल ऐसे ही कंडक्टर रख देते हैं तो इसकी कैपेसिटी जो है चार्ज को स्टोर करने की वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ऐसा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, और इसके बारे में अगर कुछ पता करना है तो और इसके बारे में सोचते हैं, और सोचने से हमें क्या पता चलता है कि इनके ऊपर जो अगर नेट चार्ज पता किया जाए, एक कैपेसिटर के ऊपर अगर नेट चार्ज की बात देखें, नेट चार्ज क्या रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0, क्योंकि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन जब कैपेसिटर पर हमने चार्ज बताना हो कि एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो हम कैसे बताएंगे कि एक को मान लेंगे, कोई भी एक को मान लेंगे। मान लो दोनों पर 5 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 5 प्लस है, इसके ऊपर 5 माइनस है, तो हम बताएंगे द कैपेसिटर हैज 5 कूलम चार्ज स्टोर्ड इनसाइड इट। ओके, सो वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो अब हम एक और टॉपिक लेके चलते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे किसी स्फेरिकल कंडक्टर का। स्फेरिकल कंडक्टर का हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो वो भी प्रॉब्लम्स में आता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर
का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दिस इज ए स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, ये कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, ये हो गया इसका सेंटर। सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली कितनी है, r रेडियस है इसकी। तो हमने इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। सपोज इसका जो इसके ऊपर हमने चार्ज कितना दिया, क्या वो चार्ज इसके ऊपर स्टोर्ड है, क्या वो चार्ज इसके ऊपर स्टोर्ड ऑलरेडी है, और इसके ऊपर जो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना मान लिया, v। तो अब जो हम करेंगे वो आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स में हमने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है, सब में एक ही प्रोसेस रहेगी, सब में वही मैनर्स में हमने स्टेप्स उठाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। अब क्या है कि मान लो जो चार्ज है वो इस पूरे मटेरियल के अंदर स्टोर है, पूरे मटेरियल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं ऐसा। लेकिन क्या होगा, उस सभी को अगर हमने एवरेज या नेट चार्ज उसका मानना होगा तो कहाँ मानेंगे, सेंटर के ऊपर मानेंगे। तो सेंटर से स्फीयर तक का हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर देते हैं। वो कितना आता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज स्टोर है डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है। तो चार्ज से हम यहाँ तक का डिस्टेंस जो पोटेंशियल है वो सरफेस पर निकाल रहे हैं, चार्ज हमने मान लिया कहाँ है, सेंटर पे है, तो पोटेंशियल हमारा इतना आ गया। ठीक है, दूसरा हमें जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पता है, क्या वो बाय v पता है, तो v की वैल्यू ये पुट कर देते हैं इसमें। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या वो डिवाइड बाय v, v की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या वो बाय r, क्या से क्या वो कैंसिल, ये सभी थर्ड में है तो नीचे से ऊपर आ रहे, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है कि ये किस मीन्स कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, एंड सेकंड c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, कि जितना परमिटिविटी होगी। अब परमिटिविटी क्या है, हमने यहाँ पर क्या माना है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमें पता है कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर फ्री स्पेस ना हो तो फिर क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी डाल देंगे। अगर मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, अगर परमिटिविटी कम है तो उस मटेरियल का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ भी तो सेम ऐसी ही है, ऐसे ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर उसका हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है r कितना है, r इज इक्वल टू 64 किलोमीटर, रेडियस कितनी है अर्थ की, 6400 किलोमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाई 2 जीरो तो ये होगी, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरोस वो आ जाएंगे, मीन्स 10⁻⁵ मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, तो हमें इसका अगर पोटेंशियल फाइंड आउट, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने न्यूमेरिकल्स में करी होगी, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये कहाँ कितना है, ये सीधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, क्योंकि देखो हमारे पास ये था, ये होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब इसको उधर ले जाओ, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, और r की वैल्यू कितनी हो गई, 64 इंटू 10⁵ मीटर। ठीक है, तो ये जो है 9 से ये 5 जो है वो कट हो जाएगा, और बचेगी कितनी, 10⁻⁻4। तो ये बचेगा हमारे पास c इज इक्वल टू 7 इंटू, ये 7 पे कट होगा इसके साथ, तो 711 और 10⁻⁻4 समथिंग आएगा, ये ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर हम माइक्रोफैराड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कितना आएगा, c इज इक्वल टू 700 माइक्रोफैराड। तो ये आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट हम इससे जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स करेंगे।